हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ में डाउटफुल भी है। टॉपिक का नेम वेरिएशन ऑफ द रिडवर्क कांस्टेंट। हम लोगों ने रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू दो तरीके से पढ़ी है। एक हमने बोहर मॉडल से पढ़ी रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू जो पढ़ी थी हमने मॉडिफिकेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। आज हम इन दोनों रिडवर्क कांस्टेंट के बारे में समझेंगे, फिर इनका रिलेशन निकालेंगे, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे, और फिर जो है हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इस ग्राफ की, जो कि रिडवर्क कांस्टेंट वर्सेस मास नंबर। तो आइए तो हेडिंग से ही समझ में आ रहा है वेरिएशन ऑफ द रिडवर्क कांस्टेंट, यानी इसका मतलब है कि रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू यूनिवर्सल ना होकर डिफरेंट एटम के लिए रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, जो कि ये मास पर डिपेंड करती है, यानी एटम के मास नंबर पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम बोहर मॉडल के बेस पर रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू समझ लेते हैं। देखिए, द रिडवर्क कांस्टेंट फॉर एन इनफाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस मास, यानी कि न्यूक्लियस कैसा रेस्ट में है और इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में न्यूक्लियस का मास वेरी लार्ज। तो उस कंडीशन में हमने यहां पर रिडवर्क कांस्टेंट को आर से या आर इनफाइनाइट, यानी इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती है, तो आर इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच की पावर 3 सी, जो कि हमने बोहर मॉडल से इस रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी। किसके लिए? हैवी न्यूक्लियस मास। फिर इसके बाद सेकंड जो है करेक्शन किया गया बोहर मॉडल में, उसके बेस पर रिडवर्क कांस्टेंट की जो वैल्यू निकाली गई वो क्या थी? द रिडवर्क कांस्टेंट फॉर अ फाइनाइट न्यूक्लियस मास, यानी कि न्यूक्लियस को हमने फाइनाइट मास मान लिया। और हमने किसके लिए सबसे पहले वैल्यू निकाली थी? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अब हाइड्रोजन एटम के लिए जब हमने रिडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू निकाली तो क्या वैल्यू निकल कर आई थी? आर एच, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए निकाली, इक्वल टू म्यू ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी। अब देखिए डिफरेंस क्या नजर आ रहा है इन दोनों में, यहां पर एम आ रहा है और यहां पर म्यू है, यही डिफरेंस है, बाकी सारे पैरामीटर सेम है इसमें, और कांस्टेंट है ये सारे पैरामीटर जितने भी दिए हुए। म्यू और एम डिफरेंस है। यहां पर म्यू क्या है? रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यू क्या है? रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर ये मास एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। और यहां पर जो म्यू की वैल्यू निकाली गई है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस मास की हेल्प से वैल्यू निकाली गई, जिसको हम रिड्यूस मास कहते हैं। तो देखिए, म्यू इक्वल टू एम कैपिटल एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। यहां पर ये स्मॉल एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है, और जो यहां पर कैपिटल एम दिया हुआ है मास ऑफ न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम और फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी इसका मास फाइनाइट है। क्लियर है? तो म्यू क्या है? म्यू इज रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये म्यू क्या है? म्यू क्या है? रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है। ये वैल्यू म्यू है एम से कम होगी, यानी स्लाइटली लेस देन होगी। म्यू की वैल्यू यानी रिड्यूस मास की वैल्यू स्लाइटली लेस देन एम। क्लियर है? आप ऐसे लिख सकते हैं, स्लाइटली लेस देन एम, स्लाइटली। अब हम आर इनफाइनाइट और आर एच के बीच में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम रिड्यूस मास को रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे? म्यू इक्वल टू एम कैपिटल एम, नीचे यहां पर एम कॉमन ले लीजिए। जब एम कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा स्मॉल एम बाई कैपिटल एम प्लस 1। ये कॉमन लेके ये कैपिटल एम और कैपिटल एम कैंसिल हो गया, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एम अपॉन 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। ये वैल्यू आ गई। अब म्यू की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, ये म्यू की वैल्यू इस जगह पुट कर दीजिए। तो आर एच इक्वल टू म्यू की वैल्यू ये पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे? एम अपॉन 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। ये तो ऐसे लिख लिया। बाकी जो वैल्यू है वो ऐसे लिख दीजिए, ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, ये ऐसे लिख लिया। अब यहां पर इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। कैसे? आर एच
इक्वल टू 1/1 प्लस m अपॉन कैपिटल M, ये ऐसे लिख लिया। फिर और ये m यहां पर कर दिए m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, ये ऐसे लिख लिया हमने। अब देखिए m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c किसके बराबर है? यहां देखिए ये r इनफाइनाइट के बराबर है। देखिए ये इसके बराबर है कि नहीं है? तो यहां पर लिख दीजिए r इनफाइनाइट और ये वैल्यू लिख दीजिए 1 प्लस m अपॉन कैपिटल M। क्लियर है? तो आर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इनफाइनाइट है, ये आर इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस m बाई कैपिटल M, ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। आर एच क्या है? फाइनाइट न्यूक्लियस मास, और आर इनफाइनाइट क्या है? हैवली न्यूक्लियस मास के लिए। क्लियर है? तो दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई? द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आर एच depend on mass of nucleus RH is less than R infinite। RH किस पर है? मास पर डिपेंड करता है, इसलिए RH की वैल्यू क्या होगी? R इनफाइनाइट से लेस देन होगी। क्लियर है? सेकंड पॉइंट बाद में, पहले हम इस ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये जो ग्राफ बनाया है रेडबर्ग कांस्टेंट वर्सेस मास नंबर के है। यहां पर देखिए रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू लिखी हुई है वो सेंटीमीटर इनवर्स में लिखी हुई है, यानी आर की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में लिखी हुई है। और यहां पर ये मास नंबर लिखे हुए हैं। हमने कुछ मास नंबर सेलेक्ट कर लिए, उनके बेस पर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, और वो वैल्यू के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ किस तरीके से आता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए जब हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए जिसका मास नंबर कितना है? यहाँ पर 1 है, क्योंकि एक प्रोटॉन होता है, तो देखिए ये 1 हो गया। यहाँ देखिए 1 3 5 7 9 इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ली हुई है। अब देखिए जब हाइड्रोजन का मास नंबर 1 लेते हैं तो उस समय रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है? यहाँ पर 109,680। देखिए हाइड्रोजन के बाद ड्यूटेरियम लेते हैं, ड्यूटेरियम का मास नंबर कितना है? 2 है। वहां पर हम देखते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये आई, तो देखिए मास नंबर इंक्रीज हुआ तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हुई। अब इसी तरीके से हमने हीलियम लिया, हीलियम का मास नंबर कितना होता है? 4 होता है, तो उसमें हम देखिए क्या वैल्यू देख रहे हैं? अप्रोक्सी करीब 109,720 के आसपास है, यानी अप्रोक्सी यही कहीं वैल्यू होगी। क्लियर? इसी तरीके से जब हम लिथियम के लिए निकालेंगे 720 से अबव होगी और 730 से बिलो होगी, यानी इन दोनों के बीच में आएगी जब मास नंबर 5 लिया। इसी तरीके से जब हमने ऑक्सीजन यानी मास नंबर 16 लिया तो उस समय हम क्या देखते हैं? इसकी वैल्यू 730 से अबव और 740 से बिलो होती है। और जो मैक्सिमम वैल्यू आर इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है वो 109,740 होती है, यानी इससे ज्यादा आर की वैल्यू नहीं हो सकती। जो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हैवली मास ऑफ न्यूक्लियस के लिए निकाली गई थी वो वैल्यू ये थी। अब इसके बाद जैसे जैसे एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ये वैल्यू कैसे हो जाती है? इस इनफाइनाइट लाइन के पैरेलल आने लगती है, यानी मास नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस के पैरेलल हो जाती है। क्लियर है? तो इस तरीके से कंक्लूजन से जैसे मास नंबर एटम के इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे आर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। यही इसका सेकंड पॉइंट है। तो देखिए सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट increases with increase in the mass of nucleus। तो इस तरीके से न्यूक्लियस का मास इंक्रीज होता है, उसी के साथ साथ आर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।